इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की। हाँ जी, जिसको चाहे पागल कर दे अपने पढ़ने के जादू से। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। अमित, आंचल, ऋषि, सोनू, पवन, सूरज, दिव्या, पारुल, काजल, आलोक, शिखा, पवन, राम, दीपिका, दिव्या, आराधना, मोनिका, शिखा, वर्षा, सुजीत, अतुल, चिंकी, नेहा, गिर्रा, शशिकांत, कामरान, बबलू, सुरेंद्र। क्या हाल है भैया आप सभी के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। क्यों भाई? तो स्वागत है आप सभी का रीजनिंग स्पेशल 88 बैच, धमाकेदार बैच में। और जैसे कि हम जानते हैं कि इस बैच में हमने अल्फाबेट से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस निपटाए हैं, काफी सारे टॉपिक्स हमने पढ़ लिए, है ना, रिलेटेड टू अल्फाबेट। तो अगर हम बात करें नंबर ऑफ टॉपिक्स की, तो सबसे पहले हमने पढ़ा था अल्फाबेटिकल सीरीज। अल्फाबेटिकल सीरीज, हालांकि अल्फाबेटिकल सीरीज का पिछले 2-3 साल से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा नहीं जा रहा, लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा हमें यह मिला था कि हमने अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस बहुत शानदार तरीके से कर ली थी, बहुत अच्छे तरीके से, है ना। इस चैप्टर की हेल्प से हमें अल्फाबेट की नॉलेज हुई, हमें पता चला कौन सा अल्फाबेट किस प्लेस पर होता है ना, ए से डिस्टेंस, जेड से, सब कुछ हमें पता चला इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। हालांकि पिछले 2-3 सालों से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आपके एग्जाम में भी ना आए, क्योंकि अगर मैं 2017 के एग्जाम की बात करूं यूपीएसआई के, तो यूपीएसआई के एग्जाम में 5 क्वेश्चन आए थे 2017 में। और अगर मैं बैंकिंग एग्जाम्स की बात करूं तो बैंकिंग एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। और अगर मैं 2018 से पहले की बात करूं तो उन एग्जाम्स में 1 से 2 क्वेश्चन हमारे इस टॉपिक से बनते थे, है ना, 2018 से पहले की अगर हम बात करें तो अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर अभी 2-3 सालों से नहीं आ रहा, लेकिन पहले काफी क्वेश्चंस इससे पूछे गए हैं हमारे एग्जाम में। और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद अल्फाबेट की प्लेस की बहुत अच्छे से, शानदार तरीके से हमने प्रैक्टिस कर ली। फिर हमने लेटर सीरीज टॉपिक पढ़ा, जिस टॉपिक से एक क्वेश्चन कंफर्म हमारे एग्जाम में पूछा ही जा रहा है, ठीक है, लगातार पूछा जा रहा है। इस साल भी पूछा गया था, प्री में भी पूछा गया था, मेंस में भी पूछा गया था, ठीक है जी, हाँ जी। फिर हमने पढ़ा था पेयर फॉर्मेशन, यानी कि युग्म गठन। पेयर फॉर्मेशन का एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनता है, हालांकि इस साल नहीं बना था, ठीक है। फिर हमने जो टॉपिक पढ़ा था पेयर फॉर्मेशन के बाद, हमने क्या पढ़ा था, सीधा हमने कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर शुरू कर दिया, कोडिंग डिकोडिंग। और ये जो हमने कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पढ़ा है भाई साहब, इस टॉपिक से लगातार 5 से 6 क्वेश्चन हर एग्जाम में आ रहे हैं, लगातार 5 से 6 क्वेश्चन इस साल भी आए हैं, ठीक है जी, हाँ बिल्कुल आए हैं, ठीक है जी, हाँ जी। और इसके साथ मैंने एक टॉपिक और निपटाया था मैट्रिक्स, जिसका एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता था, लेकिन इस साल नहीं पूछा गया, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग के साथ कल हमने मैट्रिक्स भी खत्म कर दिया था। आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे, ठीक है, आज हम बिल्कुल छोटे छोटे से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है, छोटे छोटे टॉपिक्स जो कि अल्फाबेट से रिलेटेड हैं, ठीक है, जो कि अल्फाबेट से रिलेटेड है। तो उन टॉपिक्स की अगर मैं बात करूं तो वो टॉपिक्स होने वाले हैं, है ना, डिक्शनरी, ठीक है। डिक्शनरी की अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है, और इस साल भी एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आया है, चाहे हम प्री की बात करें या मेंस की बात करें, दोनों एग्जाम में एक क्वेश्चन आया है, ठीक है, डिक्शनरी से रिलेटेड। और डिक्शनरी, और फिर हम पढ़ेंगे वर्ड फॉर्मेशन यानी कि शब्द गठन का एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, लेकिन इस बार नहीं आया, इस साल, ठीक है। और जंबलिंग का क्वेश्चन एक आता है, और इस साल हर सेट में एक क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये जो मैंने लिखे हैं ना नंबर ऑफ क्वेश्चन, ये इस साल के सीजीएल 2022, ठीक है, सीएचएसएल 2022, सीजीएल सीएचएसएल 2022 में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, प्री में प्लस मेंस में। हालांकि सीएचएसएल का मेंस अभी हुआ नहीं है, लेकिन जब सीएचएसएल का मेंस होगा
तो उस मेंस में भी यहीं से क्वेश्चन बनेगा, डेफिनेटली बनेगा। ठीक है, तो अभी तक जो हमने पढ़ा है वो ये सब कुछ हमने पढ़ा है, लेटर सीरीज, पेयर फॉर्मेशन, कोडिंग डिकोडिंग, मैट्रिक्स, और ये 3 टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं। सर आज एक ही दिन में 3 चैप्टर खत्म? सर वैसे तो आपने कोडिंग डिकोडिंग को खत्म करने में 7-8 दिन ले लिए, और आज एक ही दिन में 3 टॉपिक खत्म कर दोगे? जी हाँ, क्योंकि ये तीनों टॉपिक बहुत छोटे छोटे से टॉपिक है। जैसे कल हमने मैट्रिक्स खत्म कर दिया था, छोटा सा टॉपिक था, तो कल आखिरी के आधे घंटे में हमने मैट्रिक्स पढ़ा था, लास्ट के हाफ एन आवर में हमने मैट्रिक्स को खत्म किया था कल, है ना। आज हम ये खत्म कर देंगे, ठीक है जी। हाँ जी, तो बैंकिंग एग्जाम्स की अगर मैं बात करूं तो देखो, मेरी जो पहली क्लास है उस पहली क्लास में मैंने सारा सिलेबस बैंकिंग का बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि बैंकिंग एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, तो प्लीज आप उस वीडियो को जरूर देख लें। चलो फिर भी मैं बता देता हूं, बैंकिंग में इनमें से अल्फाबेटिकल सीरीज हमारे सिलेबस में है बैंक में, कोडिंग डिकोडिंग, पेयर फॉर्मेशन, ठीक है, बस बैंकिंग एग्जाम में इनमें से सिर्फ ये 3 टॉपिक ही हमारे सिलेबस में है, अल्फाबेटिकल सीरीज, पेयर फॉर्मेशन और कोडिंग डिकोडिंग, है ना। बाकी के ये जो टॉपिक्स हैं ये बैंकिंग एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। ये जो प्री प्लस मेंस मैंने लिखा है ये सीजीएल मेंस की बात हो रही है, सीजीएल मेंस की, ठीक है। देखो हमारे जो एग्जाम के पैटर्न है ना, वो 2 ही तरीके के पैटर्न है। एक पैटर्न है हमारा बैंक, एक पैटर्न है एसएससी, और एक पैटर्न है बैंकिंग। 2 पैटर्न के एग्जाम हम देते हैं, ठीक है। एसएससी का मतलब सिर्फ एसएससी सीजीएल से नहीं है, एसएससी में बहुत सारे एग्जाम होते हैं, ठीक है। एसएससी काफी सारे एग्जाम्स को कंडक्ट कराता है, और इसके अलावा जो अदर एग्जाम्स हैं, जैसे कि हम बात करें रेलवेज, ठीक है, रेलवे की हम बात करें, हम पुलिस एग्जाम की कोई भी बात करें, एमपीएसआई, यूपीएसआई, ठीक है, या बिहार एसआई, ठीक है, हाँ बिहार एसआई की अगर हम बात करें, या हम किसी स्टेट लेवल एग्जाम की बात करें, या हम टीचिंग के एग्जाम की बात करें, या हम डिफेंस के पेपर की बात करें, या फिर हम यूपीएससी के पेपर की बात करें, है ना। तो ये जितने भी एग्जाम्स हैं ये सारे एक ही पैटर्न को फॉलो करते हैं जो एसएससी का पैटर्न है, समझ रहे हो। इसके अलावा एक दूसरा पैटर्न है बैंक, बस ये 2 ही पैटर्न है जो एग्जाम्स की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो इस स्पेशल बैच में आपको सब कुछ पढ़ाया जाता है, सब कुछ। हाँ जीडी की बात कर लो, किसी की बात कर लो भाई साहब, जीडी की बात कर लो। जीडी का तो अभी रिजल्ट निकला बेटा, है देख रहे हो, मतलब इतने स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, मतलब लगभग सारे बच्चे हमारे तो सेलेक्ट हो गए, ठीक है। मतलब जितने भी सेलेक्ट हुए हैं जीडी में ऑलमोस्ट 99% स्टूडेंट करियर बिल के थे, 99% स्टूडेंट। आप पूछ सकते हो अपने आसपास कौन कौन बच्चा आप एसएससी जीडी में भी सिलेक्ट हुआ है। जी, तो आज हम बहुत बेसिक बेसिक से टॉपिक शुरू करने वाले हैं, बहुत ही बेसिक बेसिक, जो कि है डिक्शनरी। अरे भाई साहब स्टेनो, आरआरबी, अगर मैं कोई नाम भूल गया हूं तो मुझे क्षमा करो, मैं यहां पे लिख देता हूं एक्सेट्रा। एक्सेट्रा मतलब जो भी एग्जाम बच गया वो सारे एग्जाम इसमें कवर हो जाएंगे, ठीक है जी हाँ। दिल्ली पुलिस जो भी एग्जाम बच रहा है वो सब इसमें कवर हो गए एक्सेट्रा में, ठीक है। अब मैं इंडिविजुअल एग्जाम का नाम छूट गया, दरोगा हो ठीक है, हाँ जी, सिपाही हो, दरोगा हो, कलेक्टर हो, सारे एग्जाम। कलेक्टर बनोगे ना यूपीएससी से, सी सेट, मतलब जब यूपीएससी का पेपर क्वालिफाई करोगे। हाँ जी। मेरे ऐप में रीजनिंग का न्यू बैच नहीं चल रहा है क्या आप? अबे ये रीजनिंग का नया बैच ही तो है, रीजनिंग स्पेशल 88, जो पिछला मार्च में स्टार्ट हुआ था, है धमाकेदार एंट्री के साथ। वीडियो हो, अरे यार अब वही बात है, हाँ हर एग्जाम में। चलिए, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखो और ध्यान से समझने की कोशिश करना। डिक्शनरी, वर्ड फॉर्मेशन, जंबलिंग, ये 3 छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं जिनको आज हम निपटाने वाले हैं। और अगर मैं सीजीएल मेंस की बात करूं तो बेटा हर सेट में एक क्वेश्चन डिक्शनरी का आया है, चाहे मेंस की बात करो चाहे प्री एग्जाम की बात करो, और हर सेट में एक क्वेश्चन जंबलिंग का आया है, चाहे हम प्री एग्जाम की बात करें या मेंस की बात करें, ठीक है। हालांकि वर्ड फॉर्मेशन का भी एक क्वेश्चन आता है लेकिन इस साल नहीं पूछा गया, करंट ईयर में, ठीक है।
चलिए, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं डिक्शनरी। अच्छा, डिक्शनरी आप लोग जानते हैं डिक्शनरी क्या होती है। यहां पर जो हम डिक्शनरी की बात कर रहे हैं, यहां पर जो हम डिक्शनरी की बात कर रहे हैं बेटा, ये इंग्लिश डिक्शनरी की बात कर रहे हैं, ये हिंदी डिक्शनरी की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। किस डिक्शनरी की बात कर रहे हैं? इंग्लिश डिक्शनरी। आपने देखी है कभी डिक्शनरी, या सिर्फ गूगल से ही काम चलाते हो? है सर, हम तो गूगल में ही वर्ड्स को सर्च कर लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या है, इसका सिनोनिम क्या है, एंटोनिम क्या है। हमें तो सर आज तक डिक्शनरी की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो भाई साहब, अगर आपने डिक्शनरी नहीं देखी है आज तक रियल लाइफ में, तो उस किताब को, डिक्शनरी जो बुकलेट फॉर्म में आती है, उसको जरूर देखना। कभी मौका मिले मार्केट में शॉप पे जाके उस डिक्शनरी को देखना जरूर। इस डिक्शनरी में जो वर्ड्स होते हैं ना, वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रीअरेंज होते हैं। हम जानते हैं डिक्शनरी में जो शब्दों को रखा जाता है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के आधार पर रखा जाता है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर के आधार पर रखा जाता है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, है ना। हाँ जी, डिक्शनरी में जो हम वर्ड्स को रखते हैं वो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर रखते हैं, इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर के आधार पर। इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब ए टू जेड, यानी कि डिक्शनरी के अंदर पहले ए लेटर से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड्स आते हैं, फिर बी लेटर से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड आएंगे, फिर सी लेटर से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड आएंगे, फिर डी लेटर से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड आएंगे। तो डिक्शनरी में जो वर्ड्स रखे जाते हैं वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से रखे जाते हैं। जैसे कि मैं आपसे अगर पूछूं, एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन अगर मैं आपको दूं कि मेरे पास कुछ वर्ड्स है, मेरे पास एक वर्ड है पेन, मेरे पास एक वर्ड है कॉपी, मेरे पास एक वर्ड है बुक। अगर इन तीनों वर्ड्स को मुझे डिक्शनरी में देखना है ना, तो डिक्शनरी में मुझे कौन सा वर्ड पहले दिखाई देगा? इन तीनों वर्ड्स को डिक्शनरी पैटर्न से, है ना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के पैटर्न से अगर मैं रीअरेंज करूं तो कैसे रीअरेंज करूंगा? होम गार्ड, हाँ जी। तो इन तीनों वर्ड को अगर मैं डिक्शनरी के हिसाब से रीअरेंज करूंगा तो भैया डिक्शनरी में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के हिसाब से सबसे पहले मुझे क्या दिखाई देगा? बुक दिखाई देगा। सर बी के बाद फिर क्या दिखाई देगा? सी, यानी कि कॉपी दिखाई देगा। फिर सी के बाद सबसे लास्ट में क्या दिखाई देगा? पेन। तो डिक्शनरी के हिसाब से ये जो वर्ड्स अरेंज होंगे वो 3-2-1 की फॉर्म में रीअरेंज होंगे, 3-2-1 की फॉर्म में रीअरेंज होंगे। सर अगर मान लो हमारा जो वर्ड है वो एक ही लेटर से स्टार्ट हो, जैसे हमारा एक वर्ड है बिग, पहला वर्ड है बिग, दूसरा वर्ड है बस, तीसरा जो वर्ड है, वो है बाय, तीसरा वर्ड है बाय। अगर ये तीन वर्ड्स मैं डिक्शनरी में देखता हूं, पहला, दूसरा, तीसरा, अब डिक्शनरी में कौन सा वर्ड मुझे सबसे पहले दिखाई देगा? या फिर बेटा हिंदी की डिक्शनरी नहीं आती, सिर्फ और सिर्फ जो इंग्लिश की डिक्शनरी है ना, जो जिसमें वो डिक्शनरी जिसके अंदर इंग्लिश के शब्द होते हैं, है ना, वही डिक्शनरी हम यूज कर रहे हैं। हिंदी की डिक्शनरी हमारे सिलेबस में नहीं है ना। हमारे सिलेबस में मशीन कोडिंग बेटा हो तो गया, कल मैंने बता तो दिया, बाइनरी कोडिंग, मशीन कोडिंग, हाँ जी। तो हमारे सिलेबस में इंग्लिश की डिक्शनरी है जिसमें हम इंग्लिश के वर्ड्स को रीअरेंज करेंगे। तो अगर इन वर्ड्स को हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से रीअरेंज करें तो सबसे पहले कौन सा वर्ड आएगा? अब सर ये तीनों ही जो वर्ड हैं वो बी से स्टार्ट हो रहे हैं। सर ये तीनों ही वर्ड अगर बी से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि पहला लेटर बाबू हर वर्ड का सेम है, तो हम कंपैरिजन करेंगे दूसरे लेटर के साथ। दूसरा लेटर अगर मैं ध्यान से देखूं तो आई, यू में आई छोटा है, यानी कि सबसे पहले बिग दिखाई देगा। अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से इन तीनों वर्ड को रीअरेंज करना है तो सबसे पहले बिग आएगा। अच्छा, फिर इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो दोनों में सेकंड लेटर भी सेम है, तो हम कंपेयर क्या करेंगे? थर्ड लेटर कंपेयर करेंगे, है ना। तीसरा लेटर कंपेयर करेंगे। अब तीसरा लेटर यहाँ पे एस है और यहाँ पे वाई है, और एस और वाई में एस छोटा है, वाई बड़ा है, यानी कि पहले दिखाई देगा एस वाला, फिर दिखाई देगा वाई वाला। यानी कि इन तीनों वर्ड्स को डिक्शनरी के हिसाब से रीअरेंज करोगे तो रीअरेंजमेंट कैसी होगी? 1 2 3। ठीक है जी, हाँ जी। अब देखते हैं कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं डिक्शनरी से रिलेटेड। तो मैं आप लोगों को जो क्वेश्चन कराऊंगा
वो प्रीवियस ईयर वाले ही क्वेश्चन कराऊंगा, और जो इस साल सीजीएल मेंस में क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चन हम करने वाले हैं। ठीक है, कि हमारे सीजीएल मेंस में क्वेश्चन किस तरीके से बने, है ना, बाकी एग्जाम्स में क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं इन टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, हम एज इट इज एग्जाम के क्वेश्चन करेंगे जो हमारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन से, एज इट इज वही क्वेश्चन हम करने वाले हैं। ठीक है बाबू, तो हम शुरू करेंगे सबसे पहले डिक्शनरी। देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है ना, इस तरीके से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएगा। जरा आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, समझो, पढ़ो कि क्वेश्चन क्या लिखा है और उसका आंसर मुझे कैसे देना है ना। इस तरीके से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनेगा। मैंने बाइलिंगुअल लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है, हिंदी में भी लिखा है। ठीक है, लेकिन यहां पर जो वर्ड्स होंगे ना बेटा, ये जो वर्ड्स होंगे ये सिर्फ इंग्लिश में ही वर्ड्स होंगे, इनकी हिंदी नहीं दी जाएगी, क्योंकि ये अंग्रेजी के वर्ड्स हैं जिसको हमें रीअरेंज करना है। आप सोचो कि सर इनकी भी हिंदी लिख दो, तो ऐसा संभव नहीं है। ठीक है जी, हाँ जी। बैकअप कैसे लूं, 10 क्लास छूट गई, बैकअप लो। सैटरडे और संडे बेटा 2 दिन का वक्त मिलता है आपको, 2 दिन छुट्टी होती है ना। तो भैया ये जो 2 दिन का वक्त मिलता है, इन 2 दिनों में आपको बैकअप ही लेना है और क्या करना है, हाँ, इन 2 दिनों में बैकअप ही लेना है आपको और क्या करना है, जम के बैकअप लो। ये टाइम कंज्यूमिंग है, मतलब 10-12 सेकंड का क्वेश्चन तुम्हें टाइम कंज्यूमिंग लग रहा है? क्यों भाई, 10-12, हाँ हाँ, दो सीजीएल 2023 तक तो काफी कुछ कवर करा देंगे। और पहले मैं उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ाऊंगा जिनसे सीजीएल 2023 के प्री एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पहले हम वही टॉपिक्स पढ़ेंगे। अभी तक हमने अल्फाबेट के टॉपिक्स पढ़े हैं, और इन टॉपिक्स से मतलब ये समझ लो कि आपकी, अगर मैं मोटा मोटा बात करूं तो 7 से 8 नंबर, 7 से 8 क्वेश्चन बेटा प्री के तैयार हो चुके हैं। 25 क्वेश्चन आएंगे सीजीएल 2023 के प्री एग्जाम में, 25 में से 7 से 8 क्वेश्चन की रीजनिंग तुम्हारी तैयार हो गई है, अगर हम इन सारे टॉपिक्स की बात करें जो अभी तक हमने पढ़े हैं। तो पहले मैं उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ाऊंगा जिनसे सीजीएल प्री में क्वेश्चन बनेगा। ठीक है जी, हाँ जी, ताकि 2023 का जब एग्जाम हो जुलाई में, तब तक हमारा ऑलमोस्ट लगभग सिलेबस हो जाए। ठीक है जी, हम उन टॉपिक्स को बाद में पढ़ेंगे जिनसे क्वेश्चन आने की उम्मीद कम है, जिनसे उम्मीद ज्यादा है पहले हम उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ जी। चलिए, तो देखो बड़ा आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान प्रश्न है, इतना आसान तो शायद हो ही नहीं सकता है, इतना इजी क्वेश्चन है जिसकी कोई हद नहीं। अच्छा हाँ, वो मैं आपको बता रहा हूं, देखो इस बार ना एक मतलब एनालॉजी एक टॉपिक है। एनालॉजी, एनालॉजी बेटा कितने टाइप की होती है? एक तो होती है एनालॉजी बेस्ड ऑन नंबर, एक तो होती है एनालॉजी बेस्ड ऑन नंबर, एक होती है एनालॉजी बेस्ड ऑन वर्ड्स, एनालॉजी बेस्ड ऑन वर्ड्स, एक होती है एनालॉजी बेस्ड ऑन फिगर्स, एनालॉजी बेस्ड ऑन फिगर्स, और एक होती है एनालॉजी बेस्ड ऑन अल्फाबेट, एनालॉजी बेस्ड ऑन अल्फाबेट। तो जो अल्फाबेट वाली एनालॉजी है वो आप लोग पढ़ चुके हो। सर अल्फाबेट वाली एनालॉजी हमने कहां पढ़ ली? सर अल्फाबेट वाली एनालॉजी आपने पढ़ी है कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर आपने पढ़ा था ना, वही है अल्फाबेट की एनालॉजी। जैसे जैसे मैंने आपको सीजीएल प्री इस बार मेंस के कुछ क्वेश्चन कराए थे, देखो ये वाले क्वेश्चन कराए थे कुछ ऐसे, एम टी आर क्यू is related to J is related to JQJQO in the same way ADCF is related to what? तो ये है अल्फाबेट एनालॉजी। अल्फाबेट एनालॉजी कुछ नहीं है, अल्फाबेट एनालॉजी का मतलब है कोडिंग डिकोडिंग, है ना, ये कोडिंग डिकोडिंग ही है, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अच्छा, ये जो 3 एनालॉजी है, नंबर वाली एनालॉजी, वर्ड वाली एनालॉजी, फिगर, इस बार एनालॉजी के मैं आपको बताता हूं, हर सेट में हर जो सीजीएल सीएचएसएल का जो प्री का सेट है ना, 40 सेट है सीजीएल के, 36 सेट है सीएचएसएल के, और 4 सेट है सीजीएल मेंस के। इन सारे सेट की अगर मैं बात करूं टोटल 80 सेट की, तो लगभग 80 सेट में पता है कितने क्वेश्चन है एनालॉजी के जो इस साल एग्जाम में आए? 250 क्वेश्चन है, 250, लगभग 250 क्वेश्चन है जो इसी साल एग्जाम में पूछे गए हैं, करंट ईयर में 2022 के एग्जाम में 250 क्वेश्चन। तो ये जो 250 क्वेश्चन है ना एनालॉजी के,
चाहे वो नंबर वाले हो, चाहे वो वर्ड वाले हो, चाहे वो अल्फाबेट वाले हो। फिगर वाले की तो बात ही नहीं कर रहा मैं, सिर्फ इन तीन की बात कर रहा हूं। ये तो फिगर वाले का मतलब है जब हम नॉन वर्बल रीजनिंग पढ़ते हैं। तो इस बार जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों को हुई है वो सेट एनालॉजी में हुई है। सेट एनालॉजी का मतलब वो वाली नंबर एनालॉजी जिसमें सेट थ्योरी का नंबर होता है, जैसे 2, 3, 7 है ना, 10, 13, 23 और 15, और 4 हमारे पास ऑप्शन होंगे, तो हमें बताना है कौन सा ऑप्शन इन सेट से मिलता जुलता है। ये इस वाले क्वेश्चन में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हुई है इस साल। तो ये जो 250 क्वेश्चन हैं जो कि नंबर, वर्ड और अल्फाबेट वाले हैं, है ना, जो इसी साल पूछे गए हैं, ये मैं क्वेश्चन, है ना, 1 या 2 दिन बाद से, मतलब लगभग नहीं, सैटरडे या संडे से अपने यूट्यूब चैनल पे प्रैक्टिस कराने वाला हूं इन्हीं 250 क्वेश्चन की, जो इस साल के क्वेश्चन है, एज इट इज एग्जाम के क्वेश्चन, ताकि इन फ्यूचर आपको नंबर, वर्ड, सेट एनालॉजी में कोई भी दिक्कत ना हो। तो रीजनिंग बाय पीयूष वार्ष्णेय जो हमारा यूट्यूब चैनल है ना, रीजनिंग बाय पीयूष वार्ष्णेय, उस यूट्यूब चैनल पर हम इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये पूरे 250 क्वेश्चंस की मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा जो इसी साल के एग्जाम के क्वेश्चन है, ताकि हमें सेट एनालॉजी में आगे फिर कोई दिक्कत ना हो। जब मैं सारे क्वेश्चन करा दूंगा ना, टोटल 80 सेट के क्वेश्चन, तो उससे बाहर फिर कुछ नहीं आना। ठीक है, हाँ जी। मैं सैटरडे जो यूट्यूब चैनल है वो है रीजनिंग बाय पीयूष वार्ष्णेय, सैटरडे या संडे में, है ना, सैटरडे या संडे से मैं इन क्वेश्चंस को कराने वाला हूं, सैटरडे या संडे से। ठीक है, तो आप लोग भी प्रैक्टिस के लिए जरूर आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने सर अभी ये चैप्टर पढ़े नहीं है ना। देखो, अल्फाबेट एनालॉजी तो आप पढ़ ही चुके हो, और वर्ड एनालॉजी में कुछ पढ़ना नहीं है, क्योंकि जो वर्ड एनालॉजी है ना वो हमारी जीके है, जनरल नॉलेज। जैसे इंडिया का रिलेशन दिल्ली से है, तो पाकिस्तान का रिलेशन किससे होगा, दैट इज वर्ड एनालॉजी, जो जीके से रिलेटेड है। तो उसमें आपको कुछ पढ़ना नहीं है अलग से, ऐसा नहीं है कि पहले मैं आपकी जीके तैयार कराऊंगा। और जो नंबर एनालॉजी है ना, उसमें बेसिक बेसिक क्वेश्चंस हैं सेट थ्योरी वाले, वही क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा वहां पर जल्दी। ठीक है, हाँ, तो बहुत सारे बच्चों को इस बार दिक्कत आई है, तो वो दिक्कत दूर हो जाएगी जब वो 250 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे। तो सैटरडे या संडे से हमारे यूट्यूब चैनल को भैया बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि जैसे ही मैं लाइव आऊंगा आपको पता तब भी चल जाएगा। ठीक है, हाँ जी, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर आप बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आ पाएगा कि मैंने कब आया और कब पढ़ा के चला गया। ठीक है, चलिए, तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। इन वर्ड्स को हम डिक्शनरी के हिसाब से रीअरेंज करेंगे, इन वर्ड्स को अंग्रेजी शब्दकोश के हिसाब से रीअरेंज करेंगे। कैसे रीअरेंज करें, तो भैया ये क्वेश्चन हम, अगर मैं इन सारे वर्ड्स को ध्यान से देखूं, तो बेटा हर वर्ड में पहले 2 लेटर एक जैसे हैं, पहले 2 लेटर एक जैसे हैं, तो पहले 2 लेटर के हिसाब से मैं ये पता ही नहीं सकता कि कौन सा वर्ड सबसे पहले आएगा। इसीलिए मैं पहले 2 लेटर को छोड़ के ना तीसरे लेटर को ध्यान से देखूंगा। तीसरा, अगर मैं तीसरे लेटर को ध्यान से देख रहा हूं, तो बेटा तीसरा लेटर जो सबसे छोटा है वो एफ है। तीसरा लेटर जो सबसे छोटा है वो एफ है, क्योंकि जी एच एच में एफ छोटा है, यानी कि ये दोनों वर्ड सबसे पहले आएंगे। अब ये दोनों वर्ड सबसे पहले आएंगे, लेकिन इन दोनों में से कौन सा पहले आएगा ये पता चलेगा जब हम इन दोनों वर्ड के चौथे लेटर को कंपेयर करेंगे। चौथा लेटर ए है, चौथा लेटर एल है। ए और एल में ए छोटा है, एल बड़ा है, तो पहले 5 आएगा फिर 4 आएगा, पहले 5 आएगा फिर 4 आएगा। अच्छा, अब जो बाकी के बचे हुए 3 वर्ड हैं, इनमें सबसे पहले क्या आएगा, जी एच एच में सर जी छोटा है, जी, तो 5 4 के बाद 2 आएगा। अगर मैं ऑप्शंस पे ध्यान दूं, तो बेटा 5 4 2 से एक ऑप्शन शुरू है मेरा, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए, अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला अनुसार व्यवस्थित करें, अरेंज दीज वर्ड अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर और अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी। चलो, तो अगर मैं इन वर्ड्स को ध्यान से देखूं, तो पहले 2 लेटर बेटा हर वर्ड में एक जैसे हैं, पहले 2 लेटर हर वर्ड में एक जैसे हैं। अब तीसरा लेटर देखो, तीसरा लेटर सबसे छोटा क्या है सर, तीसरा लेटर सबसे छोटा सी है, यानी कि ये दोनों सबसे पहले आएंगे। लेकिन इन दोनों में भी कौन पहले आएगा ये पता चलेगा चौथे लेटर से, चौथा ओ और आर, ओ और आर में ओ छोटा आर बड़ा, तो पहले 6 आएगा फिर 5 आएगा, पहले 6 आएगा फिर 5 आएगा। अब जो बाकी के बचे हुए 4 वर्ड हैं, इनमें से सबसे छोटा कौन सा है बेटा, एफ एम एस एम में एफ छोटा है, एफ, तो 6 5 के बाद 2 आएगा।
अब आप देखो कौन सा ऑप्शन स्टार्ट है 652 से। सर 652 से ऑप्शन ए स्टार्ट है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जो बाकी के बचे हुए 3 वर्ड हैं उनको हमें कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम बाकी के ऑप्शंस को एलिमिनेट कर चुके हैं। जब हम 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर चुके हैं तो 100% जो बचा वही आंसर होगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि नहीं सर प्लीज एक बार चेक करके दिखा दो, इतना तो आसान क्वेश्चन है, एक बार थोड़ी सी दिल को तसल्ली हो जाएगी कि हाँ एकदम सही हो गया। तो भाई साहब इस तसल्ली के चक्कर में एग्जाम में बहुत टाइम वेस्ट होता है, और एग्जाम में इस तसल्ली के चक्कर में ना पड़े। अक्सर जो बहुत आसान क्वेश्चन होता है वो ज्यादा टाइम वेस्ट करा देते हैं हमारा, है ना। हाँ जी, लेकिन ये हमें ध्यान रखना है कि जैसे ही 3 ऑप्शन एलिमिनेट हुए जो बचा वही आंसर होगा। ठीक है, टाइम क्या होगा यूट्यूब पे आने का बेटा, इसीलिए तो कहा बेल आइकन प्रेस कर लो, जब आएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ ही जाएगा आधे घंटे पहले। ठीक है, आएंगे तो शाम के बाद ही आएंगे, ठीक है 7 बजे के बाद ही आएंगे या 6 बजे के बाद, आपकी क्लास के बाद, क्योंकि सुबह 8 बजे से लगातार मेरी क्लास होती है शाम तक, है ना। मैं फ्री 7 साढ़े 7 तक हो पाता हूँ। सुबह 8 बजे शुरू होती है मेरी क्लास, शाम के 7 साढ़े 7 8 बजे तक लगातार चलती है, कंटिन्यू चलती है, तो उसके बाद ही मैं लाइव आगे पढ़ा सकता हूँ, है। हाँ जी, चलिए अब जरा इन वर्ड्स को ध्यान से देखो। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एज पर ऑर्डर इन द डिक्शनरी। अंग्रेजी शब्दकोश के क्रमानुसार निम्नलिखित शब्दों को व्यवस्थित करें। अब इन शब्दों को अंग्रेजी, है ना, वर्णमाला अनुसार व्यवस्थित करो। चलिए, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड एज पर ऑर्डर इन द डिक्शनरी। तो अगर हम इन वर्ड्स को ध्यान से देख रहे हैं, है ना, अगर मैं इन वर्ड्स को ध्यान से देख रहा हूं तो पहले 4 लेटर हर वर्ड में सेम है, पहले 4 लेटर हर वर्ड में सेम है, पहले 4 लेटर हर वर्ड में सेम है। ठीक है जी, हाँ जी। अब हम कंपेयर करेंगे 5वें लेटर को। तो 5वां लेटर जो छोटा है सबसे, वो क्या है, ई। सर ई लेटर है जो सबसे छोटा है। अब हम 5वें लेटर को कंपेयर करेंगे ई को। आई आई वालों को छोड़ दो, लेकिन ई वालों में भी सबसे छोटा क्या है, तो छठा लेटर कंपेयर करो। छठा लेटर है बी एक्स बी, तो बी बी वाले को कंपेयर करो। इसमें 7वां लेटर है ई और आर। ई और आर में ई छोटा है, ई छोटा है, आर बड़ा है। तो पहले 5 आएगा, 5 आएगा, फिर 1 आएगा। अच्छा 5 1 के बाद बेटा 4 आएगा, क्योंकि ई वाला बचा हुआ था। 5 1 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा, है ना। 5 1 के बाद 4 आएगा। 5 1 4 के ये भी ऑप्शन 5 1 4 है, और ये भी ऑप्शन 5 1 4 है। तो यहां पर हमारी मजबूरी है कि 2 और 3 को भी मैच कराओ। तो बेटा पहले 6 लेटर दोनों में सेम है, पहले 6 लेटर दोनों में सेम है। 7वां ए और आई में ए छोटा आई बड़ा, यानी कि 2 पहले आएगा। तो 5142 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 5142 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो यहां पर हमें सारे वर्ड्स कंपेयर कराने पड़ गए, हमारी मजबूरी पड़ गई ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगर मैं इन वर्ड्स को ध्यान से देखूं तो हमारा आंसर क्या आएगा। अब देखो एग्जाम में ना यही छोटी छोटी गलतियां हमसे हो जाती हैं। एक बच्चा कह रहा है कि सर जो चौथा क्वेश्चन है ना उसके ऑप्शंस ही गलत दिए हुए हैं, दीज आर रॉन्ग ऑप्शंस। तो ये छोटी छोटी गलतियां हमें एग्जाम में नहीं करनी है, क्योंकि बाबू इस बार पूछा गया है अंग्रेजी वर्णमाला अनुसार के विपरीत क्रम में व्यवस्थित करना है। अंग्रेजी वर्णमाला अनुसार व्यवस्थित नहीं करना, अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम के हिसाब से व्यवस्थित करना है, यानी कि अपोजिट टू इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। डिक्शनरी के अपोजिट पैटर्न को लगाओ, ठीक है, डिक्शनरी पैटर्न को नहीं, उसके अपोजिट को। यानी कि अब सबसे पहले वो आएगा जो सबसे बाद में दिखेगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन के ऑप्शंस रॉन्ग नहीं है, तुमने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा ढंग से, है ना। तो पहले उसको ढंग से पढ़ो। आप मुस्कुराते हैं तो दिल खुश हो जाता है। ऐप पे क्लास खत्म हो गया, कितनी देर बाद रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हैं, कितनी देर बाद, मुश्किल से 10-15 मिनट बाद से देखना शुरू कर दो। 10-15 मिनट बाद से देख सकते हैं, और कितनी देर बाद से देखोगे, फिर कभी भी देखो, पूरे दिन भर में देखो, कल देखो, परसों देखो, 1 साल तक देखते रहो, कितनी बार देखते रहो किसी भी वीडियो को। चलिए तो बेटा पहले मैं इसको अंग्रेजी वर्णमाला अनुसार रीअरेंज कर लूं। पहले 2 लेटर हर वर्ड में सेम है, पहले 2 लेटर हर वर्ड में सेम है, तो तीसरा लेटर सबसे छोटा क्या है, तीसरा जो लेटर सबसे छोटा है वो एफ है। तीसरा जो लेटर सबसे छोटा है वो एफ है, ठीक है जी, हाँ जी। तो अब हम कंपेयर करेंगे चौथा लेटर। तो चौथा लेटर जो छोटा है वो ए है, ए छोटा एल बड़ा।
तो 5 4, फिर जी एच एच में जी आएगा यानी कि 2। अब एच एच में ए और ई में ए छोटा ई बड़ा, तो 1 आएगा फिर 3। तो ये हमारी जो अरेंजमेंट है वो डिक्शनरी पैटर्न से रीअरेंजमेंट है, इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर से है 5 4 2 1 3। लेकिन आंसर हमें इसका रिवर्स देना है, इसका उल्टा आंसर देना है 3 1 2 4 5 3 1 2 3 1 2 4 5 3 1 2 4 5। रिवर्स आंसर देना था बेटा, ऑप्शन ए आंसर कैसे हो गया? 3 1 2 4 5 होगा ना, रिवर्स आंसर देना है 5 4 5 4 के बाद 2 आएगा ना, जी एच एच में जी छोटा है एच वाले बड़े हैं, तो पहले 2 आएगा 5 4 2 5 4 2 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पहले मैंने अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से रीअरेंजमेंट कर दिया, बाद में इसको पलट दिया मैंने, बाद में इसको उल्टा कर दिया। क्या दिक्कत है, बाद में उल्टा नहीं कर सकते? तो ये जो डिक्शनरी वाला क्वेश्चन है ना, ये बड़ा आसान क्वेश्चन है। बताओ इसमें कुछ फॉर्मूला लगा रहे हो, कोई ट्रिक यूज कर रहे हो? कुछ नहीं यूज कर रहे ना। और ये एक क्वेश्चन है प्यारा सा, एसएससी कहती है ले जाओ ले जाओ ऐसे ही ले जाओ नंबर। सीजीएल प्री में, सीजीएल मेंस में ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, है। हाँ जी, इसमें 26-26 की साइकिल का कोई कंसेप्ट नहीं है, इसमें तो बस ए टू जेड लेटर देखने हैं। इसमें क्या देखना है? ए टू जेड लेटर। यहां थोड़ी 26 की साइकिल देखोगे। दिए गए शब्द को अंग्रेजी वर्णमाला अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कौन सा तीसरे स्थान पर आएगा? बताओ तीसरे स्थान पे कौन सा वर्ड आएगा अगर इन वर्ड्स को अंग्रेजी वर्णमाला अनुसार व्यवस्थित करें? अगर डिक्शनरी के हिसाब से इन वर्ड्स को रीअरेंज करें, है ना, तो सीजीएल 2022 मेंस में भी पूछा था रिवर्स ऑर्डर। हाँ जी, बताओ कैसे रीअरेंज करेंगे इनको? सर अगर मैं देखता हूं इन वर्ड्स को ध्यान से, तो पहला लेटर तो हर वर्ड में सेम है, पहला लेटर तो हर वर्ड में यू है, पहला लेटर तो हर वर्ड में यू है, तो पहले लेटर से तो बात नहीं बन पा रही। अब दूसरा लेटर जो सबसे छोटा है वो किसमें है? सर दूसरा लेटर जो सबसे छोटा है वो एन है, एन। लेकिन एन वाले दो वर्ड है, एन वाले दो वर्ड है, इसका मतलब ये है इन दोनों में से कोई एक पहला है कोई एक दूसरा है। लेकिन कौन पहला है कौन दूसरा है हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमसे ना पहला पूछा ना दूसरा, हमसे तीसरा पूछा है। तो हमें ये पता चल गया इनमें से एक कोई पहला है कोई एक दूसरा है, लेकिन हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हम आगे छोड़ेंगे, हम तीसरे वर्ड को पकड़ेंगे। तो तीसरा जो सबसे छोटा लेटर है बेटा वो है आर। अब आर आर वाले दो हैं, एक तो ए है और एक वी है, तो ए छोटा वी बड़ा, यानी कि तीसरे नंबर पे यूरेनियम आएगा। थर्ड प्लेस पे क्या आएगा? थर्ड प्लेस पे यूरेनियम आएगा। भाई पहले दो में ये दोनों रहेंगे, थर्ड पोजीशन पे ये रहेगा, फोर्थ पोजीशन पे ये रहेगा। ठीक है, हाँ जी। चलिए नेक्स्ट, आपके अकॉर्डिंग कौन सा चैप्टर हार्ड है? सर मेरे अकॉर्डिंग कुछ भी हार्ड नहीं है, सब हलवा है, सब। अगर दिल से पढ़ोगे तो सब हलवा, दिल से नहीं पढ़ोगे तो सब हार्ड। ठीक है, ये भी हार्ड है दिल से नहीं पढ़ा तो। ठीक है, हार्ड का मतलब क्या है कि एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व होने में टाइम लग रहा है, हलवा का मतलब क्वेश्चन देखते ही सॉल्व हो गया। ठीक है, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि दुनिया का कोई क्वेश्चन आप बना ना पाओ, आप हर क्वेश्चन बना दोगे। फर्क सिर्फ इतना है कि कितनी जल्दी बना रहे हो। ठीक है, टफ है तो देर में बनेगा, इजी है तो जल्दी बनेगा। तो जल्दी कब बनेगा, इजी कब होगा? जब हम उसको दिल से पढ़ेंगे, अच्छे मन से पढ़ेंगे, सच्चे मन से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कौन सा तीसरे स्थान पर आएगा? बताओ थर्ड प्लेस पे कौन सा वर्ड आएगा? हाँ, थर्ड प्लेस पे कौन सा वर्ड आएगा? अगर मैं इन वर्ड्स को ध्यान से देखूं, सर जी पहला लेटर तो हर वर्ड में एक सेम है, पहला लेटर तो हर वर्ड में सेम है। तो अब हम कंपेयर करेंगे दूसरा लेटर। अगर मैं दूसरे लेटर पर ध्यान दूं तो दूसरा लेटर जो सबसे छोटा है वो ई है, दूसरा लेटर जो सबसे छोटा है वो ई है। तो ये तो पहला हो गया। ई के बाद जो छोटा है बेटा वो है ओ, ई के बाद जो छोटा है वो ओ है। तो बेटा सेकंड थर्ड पे ये है, लेकिन ए और एम में ए छोटा एम बड़ा। तो पहला ये हो गया, दूसरे स्थान पर ये हो गया, और तीसरे स्थान पर आ जाएगा गोमती, तीसरे स्थान पर आ जाएगा गोमती। ठीक है, तो डिक्शनरी में बस यही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। चलो मैं अभी एक, बिल्कुल यही है और कुछ भी नहीं है। अच्छा एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, आज जो हम 3 टॉपिक पढ़ रहे हैं ना,
आज जो मैं आपको ये 3 बेसिक से टॉपिक कराने वाला हूं, इन टॉपिक्स की एक खास बात और है। इन टॉपिक्स की खास बात यह है कि आज की क्लास की प्रैक्टिस आपको दोबारा से नहीं करनी है। आज की क्लास के क्वेश्चंस आपको अलग से भी प्रैक्टिस नहीं करने हैं। आज की क्लास इन फ्यूचर आपको कभी दोबारा रिवीजन भी नहीं करनी। मतलब आज की क्लास इतनी आसान है कि जो क्लास में पढ़ रहे हो सिर्फ वही आपके लिए काफी है। ना तो इन फ्यूचर दोबारा प्रैक्टिस की जरूरत है, ना ही दोबारा रिवीजन की जरूरत है, ना ही आज की क्लास के कोई नोट्स बनाने की जरूरत है। ठीक है, तो आज की क्लास के नोट्स भी नहीं बनाने आपको। ठीक है, हाँ जी। एक भाई साहब है जिनको समझ ही नहीं आया ये वाला क्वेश्चन, मतलब छठा क्वेश्चन नहीं समझ आया। गजब कर दिया आप तो, है गजब, कमाल कर देता तुझसे है। दिए गए शब्द को अंग्रेजी वर्णमाला अनुसार व्यवस्थित करो। देखो ये वही बच्चे हैं, ये पता है ये कौन है, ये लोग कहां से आते हैं जो ये कहते हैं सब कुछ समझाने के बाद सर समझ नहीं आया। पता है ये कौन है, लोग कहां से आते हैं? ये वो लोग हैं जो लेट क्लास ज्वाइन करते हैं, जो बिल्कुल क्लास अभी अभी ओपन करते हैं और तुरंत ओपन करते ही बोल देते हैं सर समझ नहीं आया। क्यों? ताकि इस बहाने सर रिपीट कर देंगे सब कुछ जो अभी तक सर ने पढ़ाया। इतने जूते पड़ेंगे ना तुम्हारे, सुधर जाओगे, सुधर है? In the given words are arranged according to English alphabetical order, then which of the following word will come at third place? इन words को English alphabetical order के हिसाब से rearrange करो। कैसे rearrange करेंगे English alphabetical order के हिसाब से? सर English alphabetical order के हिसाब से rearrange करो। पहला लेटर हर वर्ड में सेम है, तो पहले लेटर के हिसाब से हम डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा वर्ड सबसे पहले आना है। तो अब हम दूसरा लेटर देखेंगे हर वर्ड का। दूसरा लेटर सबसे छोटा कौन सा है हर वर्ड में? सर दूसरा लेटर आर है, यू है, ओ है, ओ है, आर है, ई है। तो सबसे छोटा क्या है? ई है। तो ये जो गेयर्स है ना, ये वाला वर्ड सबसे पहले आएगा, सबसे पहले। अब इसको तो हटा दो। अब जो बचे हुए वर्ड हैं उसमें देखो, उसमें दूसरा लेटर सबसे छोटा क्या है? सर आर यू ओ, ओ आर में ओ छोटा है ओ, लेकिन ओ वाले बेटा दो हैं, ओ वाले तो दो हैं। इन दोनों में कौन छोटा है वो पता चलेगा इन दोनों वर्ड के तीसरे लेटर को कंपेयर करके। तीसरा लेटर क्या है? ए। तीसरा लेटर क्या है? एम। तो बेटा ए छोटा है, एम बड़ा है, यानी कि ए वाला पहले आएगा और एम वाला बाद में आएगा। तो जब ये वर्ड्स डिक्शनरी पैटर्न से अल्फाबेटिकल ऑर्डर से रीअरेंज किए जा रहे होंगे तो सबसे पहले आएगा 6, उसके बाद आएगा 2, उसके बाद आएगा 5। तो थर्ड प्लेस पे कौन सा वर्ड आ गया? 5 नंबर। 5 नंबर डेट इज गोमती। तो थर्ड प्लेस पे गोमती आ जाएगा, है ना? हाँ जी, चलिए अब मैं आपको बताता हूं। अभी मेंस का ही क्वेश्चन उठा लेता हूं, ठीक है? आपको पता चल जाएगा डिक्शनरी एक मजाक है, सिर्फ और सिर्फ एक मजाक। क्या है बेटा डिक्शनरी? सिर्फ और सिर्फ एक मजाक। इस वाले सेट में क्वेश्चन नहीं पूछा गया क्या? हाँ, इस वाले सेट में नहीं आया। सारे सेट की हमने प्रिंट आउट हार्ड कॉपी निकलवाई थी। चलो जब तक तुम ये वाला क्वेश्चन बनाओ, हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन बनाओ तब तक। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन पे ध्यान दो। हाँ जी,
और ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। वर्ड फॉर्मेशन उससे भी ज्यादा आसान क्वेश्चन है। किससे ज्यादा? जो आपने डिक्शनरी पढ़ा ना, ये डिक्शनरी से भी ज्यादा आसान है। डिक्शनरी से भी ज्यादा आसान है ये। शब्द गठन में हमें ये करना है कि कौन सा वर्ड ऊपर वाले लेटर का यूज करके बनाया जा सकता है, कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता। देखो ये मिल गया, सीजीएल 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है, पहला वर्ड है पॉपुलर, पहला वर्ड है पॉपुलर, दूसरा वर्ड है पॉपुलेशन, दूसरा वर्ड है पॉपुलेशन, तीसरा वर्ड है पॉपुलेस, चौथा वर्ड है पोप, पांचवा वर्ड है पोपी। और हमसे ये क्वेश्चन पूछा है, दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने के पश्चात कौन सा शब्द पांचवें स्थान पर आएगा। ये क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आया बेटा, दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश, ये प्री का क्वेश्चन है, मेंस में तो नहीं है लेकिन प्री में है, हर सेट में है ना। अब बताओ, दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने पे कौन सा शब्द है जो पांचवें स्थान पर आएगा। कौन सा शब्द है जो अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करो तो कौन सा शब्द है जो पांचवें स्थान पर आएगा। पांचवें स्थान पर, फिफ्थ प्लेस पर, पांचवें स्थान पर कौन सा शब्द आएगा। तो भाई साहब अगर मैं इन वर्ड्स को ध्यान से देखूं तो पहले तीन लेटर हर वर्ड में सेम है, पहले तीन लेटर हर वर्ड में सेम है। तो चौथा लेटर कंपेयर करो, चौथा लेटर जो सबसे छोटा है वो ई है, चौथा लेटर जो सबसे छोटा है वो ई है। तो ये सबसे पहले स्थान पर आएगा, एक नंबर पे सबसे पहले यही आएगा क्योंकि चौथा सबसे छोटा ई है। अच्छा, ई से छोटा, ई से फिर अब जो बाकी के बचे हुए वर्ड्स हैं उनमें सबसे छोटा क्या है, पी, तो ये दूसरे स्थान पर आएगा। अब फिर जो बचे हुए हैं वो पहले तीन है, इनमें पहले तीन में पहले पांच लेटर, सॉरी पहले छह लेटर बेटा सेम है, पहले छह लेटर सेम है, पहले छह लेटर सेम है। तो अब देखो सातवां लेटर सबसे छोटा क्या है सर, सातवां लेटर जो सबसे छोटा है वो सी, टी आर में सी छोटा है, सी, तो ये तीसरे स्थान पर आएगा। फिर आर छोटा है तो ये चौथे स्थान पर आएगा और ये पांचवें स्थान पर आएगा। तो पांचवें स्थान पर क्या आएगा, पांचवें स्थान पर आएगा पॉपुलेशन। ठीक है, अब आप देख लो, इसमें कुछ है नहीं डिक्शनरी में इसके अलावा। वर्ड फॉर्मेशन में बेटा दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है, इनमें से ऐसा कौन सा वर्ड है जो ऊपर वाले लेटर का यूज करके बनाया जा सकता है, और एक क्वेश्चन बनता है, इनमें से ऐसा कौन सा वर्ड है जो ऊपर वाले लेटर का यूज करके नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता। एक आता है विच कैन नॉट बी, एक आता है विच कैन बी। अच्छा, ये क्या क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड। कौन सा वर्ड है जो ऊपर वाले लेटर का यूज करके नहीं बना सकते, जिनकी आंखों की रोशनी तेज है, जिनकी आंखें एकदम सही है, वो इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी बनाएंगे। इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है ना, फॉर्मूला कुछ यूज नहीं होगा इसमें, ना कोई ट्रिक यूज होगी, सिर्फ आंखों की एक्सरसाइज है। बताओ ऐसा कौन सा वर्ड है जो ऊपर वाले लेटर का यूज करके नहीं बनाया जा सकता। सर एप्लीकेशन नहीं बना सकते क्योंकि यहाँ पे दो बार पी का यूज हुआ, जबकि ऊपर अगर मैं वर्ड को देखूं तो इसमें सिंगल पी है, तो मैं एप्लीकेशन वर्ड को नहीं बना सकता, एप्लीकेशन वर्ड को नहीं बना सकता। बताओ विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड, कौन सा वर्ड है जो ऊपर वाले लेटर का यूज करके नहीं बनाया जा सकता। इन वर्ड्स को ध्यान से देखो, बताओ कौन सा वर्ड है जो ऊपर वाले लेटर को यूज करके नहीं बनाया जा सकता। आंखों की रोशनी, आंखों की एक्सरसाइज होगी इस चैप्टर में, आपकी आंखें जल्दी जल्दी चलेंगी, आप जल्दी जल्दी लेटर्स को पहचानोगे। तो अगर मैं ध्यान से देखूं इन सारे वर्ड को, तो हम क्या नहीं बना सकते, कंट्रोल नहीं बना सकते, कंट्रोल, क्योंकि ऊपर हमारे पास क्या नहीं है, ऊपर हमारे पास आर नहीं है, ऊपर हमारे पास क्या नहीं है, ऊपर हमारे पास आर नहीं है। अब जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, यहाँ पे चार अलग अलग शब्द दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर ये बोला नहीं जा रहा कि कौन सा आंसर देना है, हमें ये बताया नहीं जा रहा कि हमें ये बताना है कि कौन सा वर्ड बनाया जा सकता है, या फिर हमें ये बताना है कि कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता। यहां पर हमें कुछ भी बताया नहीं जा रहा। अब ये क्वेश्चन कैसे हम करेंगे, जब हमें कुछ भी नहीं बताया जा रहा, तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा।
तो यहां पर होगा ये कि तीन ऐसे वर्ड होंगे जो या तो बनने वाले होंगे और तीन ऐसे वर्ड होंगे जो नहीं बनने वाले होंगे। तो हमें आंसर देना है ऑड वन आउट, यानी कि जो तीनों से अलग है। जैसे अगर मैं वोल्ट को ध्यान से देखूं तो वोल्ट को मैं बना सकता हूं। अगर मैं टूल को ध्यान से देखूं तो टूल को भी मैं बना सकता हूं, TOOL। ठीक है, अगर मैं वॉल को ध्यान से देखूं तो वॉल को मैं बना नहीं सकता क्योंकि यहां पर ए नहीं है। अगर मैं लूट को ध्यान से देखूं, LOOT, तो लूट को मैं बना सकता हूं। तो बेटा यहाँ पे तीन वर्ड बनने वाले हैं, एक ना बनने वाला, तो जो ना बनने वाला है वो हमारा आंसर हो गया, वो हमारा आंसर हो गया। अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं तो गिटार को मैं बना नहीं सकता क्योंकि मेरे पास ऊपर यू नहीं है ना। GAME, गेम को नहीं बना सकता क्योंकि मेरे पास ऊपर ई नहीं है ना। एग मार्क को नहीं बना सकता मैं क्योंकि मेरे पास के नहीं है। और मैजिक को मैं बना सकता हूं। तो यहां पर मेरा जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, यहां पर जो आंसर होगा वो होगा बनने वाला वर्ड। यानी कि जब एग्जाम में कुछ लिखाना हो तो जो सबसे अलग होगा वो हमारा आंसर होगा, जो सबसे अलग होगा वो हमारा आंसर होगा। जरूरी नहीं है कि हर बार ना बनने वाला ही आंसर है, कभी कभी बनने वाला भी हमारा आंसर हो सकता है अगर बाकी के तीन वर्ड ना बनने वाले हैं तो। ठीक है जी, हाँ जी। चलिए बेटा, अगर यहां पे तीनों होते तो वो वर्ड बन नहीं सकता क्योंकि ऊपर सिर्फ हमारे पास दो ही ओ हैं। तो ऊपर अगर दो हो हैं तो मैक्सिमम वर्ड में दो ही ओ यूज कर सकते हैं, तीन ओ को यूज नहीं कर सकते, है ना। विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड, कौन सा वर्ड है जो ऊपर वाले लेटर का यूज करके नहीं बनाया जा सकता, बताओ। विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड, कैन नॉट बी फॉर्म्ड, कौन सा वर्ड नहीं बना सकते, जल्दी से बताओ। अगर इन वर्ड्स को ध्यान से देख रहे हो तो सॉल्यूशन, रिजल्ट, मोशन, है ना, या लोशन। सर मोशन नहीं बना सकता क्योंकि ऊपर मेरे पास कहीं भी एम नहीं है। मैं मोशन नहीं बना सकता क्योंकि ऊपर मेरे पास कहीं भी एम नहीं है। विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड, कौन सा वर्ड है जो ऊपर वाले लेटर का यूज करके नहीं बनाया जा सकता। अगर मैं इन वर्ड्स को ध्यान से देखूं, लिमिटेशंस, लिमिटेशंस, हाँ, लिप्टन, टिपिकल, टिपिकल, म्यूचुअल। तो सर मैं कौन सा वर्ड है जिसको नहीं बना सकता है, टिपिकल, म्यूचुअल। सर मैं क्या नहीं बना सकता, म्यूचुअल नहीं बना सकता क्योंकि मेरे पास दो यू नहीं है, मेरे पास एक ही यू है, इसके अलावा दूसरा यू प्रेजेंट ही नहीं है, मेरे पास दूसरा यू प्रेजेंट ही नहीं है। म्यूचुअल को छोड़कर मैं सारे वर्ड्स बना सकता हूं, म्यूचुअल नहीं बना सकता। चलिए, विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड, कौन सा वर्ड है जो ऊपर वाले लेटर का यूज करके नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, ऊपर वाले लेटर का यूज करके नहीं बनाया जा सकता। तभी तो मैंने कहा आज की क्लास की, है ना तो आपको रिवीजन की जरूरत है ना नोट्स बनाने की जरूरत है। आज की क्लास मजे वाली क्लास है, ठीक है। चलिए, कौन सा वर्ड है जो ऊपर वाले लेटर का यूज करके नहीं बना सकते। सर पाउंड नहीं बना सकते क्योंकि ऊपर कहीं भी लेटर डी मुझे दिखाई नहीं दे रहा, क्या नहीं बना सकते, पाउंड नहीं बना सकते। विच कैन बी फॉर्म्ड, अब बताओ कौन सा वर्ड है जो ऊपर वाले लेटर का यूज करके बनाया जा सकता है। कौन सा वर्ड है जो ऊपर वाले लेटर का यूज करके बनाया जा सकता है। डायलेक्ट, लिमिटेड, डायमीटर, डिक्टेट। कौन सा वर्ड है। सर डायलेक्ट नहीं बना सकते क्योंकि सी नहीं है ऊपर, तो जब सी नहीं है तो डिक्टेट भी नहीं बना सकते हम। ठीक है, लिमिटेड बना सकते हैं, LIMI, हाँ, LIMITED। सर डायमीटर नहीं बना सकते हैं क्योंकि डायमीटर बनाने के लिए आर चाहिए, ऊपर कहीं भी आर नहीं है। तो बाकी तीनों वर्ड को छोड़कर हम इसको बना सकते हैं। विच कैन बी फॉर्म्ड, ठीक है, विच कैन बी फॉर्म्ड, कौन सा वर्ड है जो हम बना सकते हैं, कौन सा वर्ड है जो हम बना सकते हैं। विच कैन बी फॉर्म्ड, स्कॉट, कोट, क्वाइट, एस्टीम, है कौन सा वर्ड है जो बना सकते हैं। सर ओ तो ऊपर है ही नहीं कहीं, तो जब ओ ऊपर नहीं है तो ये दो वर्ड तो बन ही नहीं सकते, है ना। क्वाइट और एस्टीम नहीं बना सकते क्योंकि मेरे पास शायद तीन ई नहीं है, एक ही, दो ई, तीन ई नहीं है। एम नहीं है मेरे पास, एम कहीं भी एम नहीं है तो मैं एस्टीम नहीं बना सकता, तो क्वाइट तो बन ही सकता है।
विच कैन बी फॉर्म। तो बेटा जो कैन बी फॉर्म्ड वाला क्वेश्चन है ना, वो आपको कैसे करना है, वो भी आपको ऐसे करना है विच कैन नॉट बी फॉर्म। पहले आपको वो वर्ड छांटने जो बन नहीं सकते, क्योंकि ना बनने वाले वर्ड छांटना बहुत आसान है, बनने वाले वर्ड छांटना थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए आप सीधा जैसे कैन बी फॉर्म्ड का क्वेश्चन है या कैन नॉट बी फॉर्म्ड का क्वेश्चन है, आप वो वर्ड छांटो जो नहीं बन सकते हैं, है ना, जो नहीं बन सकते हैं। सर मैं बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, मेरे यूपीएसआई में हो गया है, मैं ट्रेनिंग में हूँ। अच्छा ट्रेनिंग कर रहे हो, बहुत बढ़िया। कहाँ चलिए तुम्हारी ट्रेनिंग? चलिए मूवमेंट, एंटरटेन, एमिनेंट और एंट्रेंस विच कैन बी। देखो एंट्रेंस तो नहीं बना सकते, ऊपर मेरे पास सी नहीं है ना। और और एंटरटेन नहीं बना सकते क्योंकि मेरे पास ऊपर ए नहीं है। देखो ऊपर कहीं भी ए नहीं है, एंटरटेन नहीं बना सकते। और मूवमेंट बनाने के लिए मेरे को 2 एम चाहिए, जबकि ऊपर मेरे पास सिंगल एम है। तो मैं मूवमेंट, एंटरटेन, एंट्रेंस नहीं बना सकता, एमिनेंट बना सकता हूं। ठीक है, चलिए हाँ जी। नेक्स्ट, अगर मैं जंबलिंग पे ध्यान दूं बेटा, ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा ही पूछा जा रहा है, चाहे हम प्री की बात करें या मेंस की बात करें। ठीक है, हाँ जी, चाहे हम प्री की बात करें या मेंस की बात करें, एक क्वेश्चन बन रहा है। आपको कुछ बेटा ये थोड़ा सा ना इंग्लिश की वोकैब पर बेस्ड है, इंग्लिश की वोकैब, थोड़ी सी ना वोकैब की हमें नॉलेज होनी चाहिए, थोड़े से वर्ड्स की हमें नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक वर्ड्स की, है ना। हमें थोड़ा सा ना बेसिक वर्ड्स की नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक वर्ड्स की। ठीक है, तो हमें ये बताना है इन लेटर्स का यूज करके एक मीनिंगफुल वर्ड बनेगा। वो मीनिंगफुल वर्ड क्या होगा वो हमें सोचना है। बताओ कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनेगा इन लेटर्स का यूज करके, सोच कर देखो। अगर मैं इन लेटर्स का यूज करूं तो एक मीनिंगफुल वर्ड बनेगा, वो मीनिंगफुल वर्ड क्या होगा? जंबलिंग का मतलब होता है रीअरेंजमेंट, मतलब सीक्वेंस में रीअरेंज करना किसी भी चीज को। ये पजल फॉर्म में है, ये पजल्ड है, ये सारे जो लेटर्स हैं वो पजल्ड हैं, हेरा फेरी की हुई है ना। तो हेरा फेरी खत्म करके, हेरा फेरी खत्म करके हमें एक प्रॉपर मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। तो बताओ इन लेटर्स का यूज करके कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनेगा? एनसाइक्लोपीडिया। अब मैं टॉप 20 स्टूडेंट के तो नाम लेने की कोशिश करूंगा, हालांकि इस बैच में टॉप 20 नाम लेने की जगह एक साथ 200, 400, 500 कमेंट्स आते हैं एट पर सेकेंड, तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा। अब जब वर्ड्स आपके सामने आएंगे ना, तो आप बताना कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनेगा। ठीक है, अब एनसाइक्लोपीडिया यहां पे मीनिंगफुल वर्ड बना, तो ई की वैल्यू कितनी है? सर ई की जो वैल्यू है वो 9 भी हो सकती है, 11 भी हो सकती है। तो हमारा वर्ड 9 या 11 किसी से भी शुरू हो सकता है। सर एन की वैल्यू कितनी है? एन की वैल्यू 10 है, तो 9 11 के बाद 10 आना चाहिए। तो 9 11 से शुरू हो सकता है, 10 से शुरू नहीं होगा। और 9 11 के बाद 10 आना चाहिए, तो बेटा 12 नहीं आ सकता, यानी कि 11 10 11 10। इसके बाद बेटा सी की वैल्यू 1 1 है, दोनों में 1 1 है, तो फिर सीधा वाई की वैल्यू देखो, वाई की वैल्यू 7 है, तो 7 आना चाहिए, 7 आना चाहिए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब आप इस वर्ड को ध्यान से देखो और अपने मन में सोचो कि कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बन सकता है। बहुत ही आसान है, आपके अंदर से आवाज आएगी, आपके दिल से एक आवाज निकलेगी, सर हाँ ये मीनिंगफुल वर्ड है। बताओ, ऑप्शन मत बताना ए बी सी डी, आपको मीनिंगफुल वर्ड लिख के देना है मुझे कि सर ये मीनिंगफुल वर्ड है। बताओ मीनिंगफुल वर्ड कौन सा है? सबसे पहला आंसर दिया है शायद कुलदीप ने, कुलदीप के बाद शिवांगी, है ना, बहुत बढ़िया, शाबाश। फिर है जितेंद्र, जितेंद्र के बाद हंसराज, फिर है अंजलि, फिर है अरुण, अरुण गलत है। करमवीर, निशिकांत, सुशील, विकी, अमन, पल्लवी, मानवेंद्र, नेहा, दीपक, विशाल, राहुल, गौरव, दिधि, आकांक्षा, कामरान, अजय, दीक्षा, पारस, प्रवीण, दीपक, दीप, गौरव, ऋतिक, देवांशी, रवि, निहारिका, चेतन, कुलदीप, कफील, नीतू, संजना, अखिलेश, सोनू, बहुत बढ़िया, राहुल बहुत बढ़िया, शाबाश।
तो यहां पर जो मीनिंगफुल वर्ड बनेगा डेट इज इंडिकेटर। कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनेगा? इंडिकेटर मीनिंगफुल वर्ड बनेगा, इंडिकेटर। अब इंडिकेटर मीनिंगफुल वर्ड तो बन गया, लेकिन आंसर क्या बना? सर आई का प्लेस कितना है? आई का प्लेस 3 या 5 है। तो हमारा ऑप्शन या तो 3 से शुरू होगा या 5 से शुरू होगा। तो बेटा 4 से शुरू नहीं हो सकता, 2 से शुरू नहीं हो सकता, 3 या 5 से शुरू होगा। और अगर मैं ऑप्शंस को ध्यान से देखूं तो 5 से शुरू है। एन का प्लेस कितना है सर? एन का प्लेस है 1, तो 3 5 के बाद 1 आएगा, 3 5 के बाद 1 आएगा बेटा, 2 नहीं आ सकता। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब एक बच्चा कह रहा है सर मेरे को नहीं आ रहा समझ मीनिंगफुल वर्ड, मुझे तो कोई फॉर्मूला बताओ सर। मुझे क्या पता क्या मीनिंगफुल वर्ड है, ये कोई बात है सर? है हमें तो पढ़ाओ अंग्रेजी की वो क्या, जब रीजनिंग के सिलेबस में, तो हमें क्या लेना देना है? ऐसे काम थोड़ी चलेगा सर, है फिर क्या फायदा आपसे पढ़ने का। तो मेरे दोस्त मेरे भाई देखो, पहले तो यहां पर जो वर्ड्स होंगे वो बहुत आसान होंगे, जो आपके अंदर से निकलकर बाहर आएंगे। लेकिन अगर फिर भी ऐसा नहीं हो पा रहा और आपको आंसर देना ही देना है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका है जिसमें आपको मीनिंगफुल वर्ड पता हो या ना पता हो, फिर भी आप बता सकते हो। पता है क्या तरीका है? आप हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करो, आप हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करो, इसके अलावा कोई और मेथड नहीं है। जैसे आपने ऑप्शन ए को चेक किया, ऑप्शन ए क्या है? 52198437 तो बेटा आपने 5 की जगह क्या रख दिया? 5 की जगह आपने रख दिया आई, और 2 की जगह क्या रख दिया? डी, 1 की जगह लिख दिया एन, 9 की जगह क्या लिख दिया? आर, 8 की जगह ए, 4 की जगह क्या लिख दिया? ओ, 3 की जगह आई, 7 की जगह सी, 6 की जगह टी। तो जब हमने पहला ऑप्शन यूज किया, जब हमने पहला ऑप्शन यूज किया तो हमारा ये वाला वर्ड बन गया। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या वास्तव में ये कोई मीनिंगफुल वर्ड है? अब ये मत कहना कि सर ये भी समझाओ कि इसका मीनिंग हमें कैसे पता चलेगा कि ये मीनिंगफुल वर्ड है कि नहीं है। तो भाई साहब ये तो वही वाली बात हो गई, अब कोई भी वर्ड लिखा है प्ले, अब आप कहोगे सर ये कैसे पता चलेगा कि ये मीनिंगफुल वर्ड है कि नहीं है? तो इसमें तो देखो मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता कि अगर आप मुझसे पूछो कि ये मीनिंगफुल वर्ड है कि नहीं है, पता कैसे चलेगा, तो इसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। बस मैं इतना जरूर आपको गारंटी दे सकता हूं कि आपके एग्जाम में जो वर्ड आएगा, ये गारंटी जरूर होगी उस हर वर्ड को आप पहले से पहचानते होगे। ऐसा कोई नया वर्ड एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा जिसका मीनिंग ही आपको ना पता हो, या जो वर्ड आपने पहले कभी देखा ना हो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, वही वर्ड आपके एग्जाम में आएगा जो वर्ड आपने पहले देख रखा होगा। ठीक है, हाँ जी। अब बताओ क्या ऐसा वर्ड आपने अपने जीवन में कभी देखा है? सर कभी नहीं देखा, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। अगर आपकी किस्मत अच्छी होती तो ऑप्शन ए से ही आंसर आ जाता, अगर आपकी किस्मत अच्छी होती तो। अब ऑप्शन बी पर आओ, 49132867 ऑप्शन बी को चेक करो। 4 किसके लिए है? सर 4 ओ के लिए है, 9 आर के लिए है, 1 किसके लिए है? एन के लिए, 3 है आई के लिए, 2 है डी के लिए, 8 है ए के लिए, 6 है टी के लिए, 7 है सी के लिए, 5 है किसके लिए? आई के लिए। क्या आपने अपने जीवन में ऐसा कोई वर्ड देखा है? ORNIDATCI, ओरिएंटेड की पता नहीं क्या है सर, ऐसा अपने जीवन में कोई वर्ड नहीं देखा। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी हमारी किस्मत खराब जरूर है कि हमने पहला ऑप्शन ट्राई किया, आंसर नहीं आया, दूसरा ऑप्शन ट्राई किया, आंसर नहीं आया। तो जब आप इस मेथड से इस क्वेश्चन को बनाओगे तो आंसर तो डेफिनेट दोगे, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि 5 सेकंड में दोगे, 10 सेकंड में या 15 सेकंड में, लेकिन मैक्सिमम 20 सेकंड के अंदर तो आ जाएगा, बट आ जरूर जाएगा। तो इसीलिए पहली कोशिश आप ये करो कि लेटर्स को देखकर ही मीनिंगफुल वर्ड पहचानने की कोशिश करो। ना समझ आए तो इस मेथड को फॉलो करो। ऑप्शन सी को यूज किया आपने, 512378 649। ठीक है, 5 किसका प्लेस है? आई का, 1 किसका? एन का, 2 डी का, 3 आई का, सी का, ए का, टी का, ओ का, आर का। ठीक है, अब ये बताओ कि अपनी लाइफ में ऐसा कोई वर्ड देखा है आपने? इंडिकेटर, ऐसा कोई वर्ड आपने अपने जीवन में देखा है? इंडिकेटर, हाँ सर ये वर्ड तो हमने अपने जीवन में देखा है। तो बस ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, है ना। चलिए साहब, तो ये है सेकंड मेथड इस क्वेश्चन को बनाने का। फर्स्ट मेथड क्या है कि आप अपने अंतरात्मा से पूछो कि वो वर्ड क्या है। आपकी अंतरात्मा जवाब ना दे तो आप इस मेथड का यूज करें।
ठीक है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है आपकी अंतरात्मा आपका साथ जरूर देगी। ठीक है, वो आपको छोड़ के नहीं जाएगी। आपकी अंतरात्मा जरूर आपको बताएगी कि मीनिंगफुल वर्ड क्या है। अब आप इन लेटर्स को ध्यान से देखो और सोचो कि इन लेटर्स का यूज करके कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनाया जा सकता है। हाँ जी। जी सर, अगर इन लेटर्स को ध्यान से देखा जाए तो कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनेगा? मुझे मीनिंगफुल वर्ड बन के बताओ, मतलब लिख के दिखाओ। ऑप्शन मत बताओ ए बी सी डी। एंटिक नहीं बनेगा, एंटिक कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनेगा इससे। आप चेक कर सकते हैं, क्वोशंट भी नहीं बनने वाला। दीपक ने सबसे पहले आंसर दिया है, दीपक कुलदीप जितेंद्र, दीपक कुलदीप जतेंद्र, देवदत्त, यशु का। देखो बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं क्वेश्चन, क्वोशंट, एंटिक। तो क्वेश्चन, क्वोशंट, एंटिक ये बिल्कुल नहीं बनेगा, बिल्कुल भी नहीं बनेगा। हाँ जी, बहुत सारे आंसर आ चुके हैं। विवेकानंद, रोहित, दीपिका, खुशबू, सोनिया, मनीष, सचिन, उज्ज्वला, श्वेता, राहुल, दीपिका, आकांक्षा, रेशमा, पारुल, पवन, श्याम, गौरी, दीपांशी, लड्डू, मधु। बट इनमें से कुछ आंसर गलत भी हैं क्योंकि मिक्स्ड आंसर हो गए इस बार। ठीक है, इस बार जो मीनिंगफुल वर्ड बनेगा डेट इज इक्वेशन। देखो जो भी वर्ड आप बता रहे हो ना, इक्वेशन के अलावा एंटिक, कोशेंट, ठीक है, वो इन लेटर्स का यूज करके नहीं बनाए जा सकते। आप लोग बता रहे हो एंटिक, है ना, एंटिक बहुत सारे बच्चों के आंसर हैं। बताना एंटिक वर्ड को कैसे बना दोगे? एंटिक वर्ड को जब आप बना रहे हो, एंटिक वर्ड को जब आप बना रहे हो बेटा, 3 और 3 6 7 लेटर है, 3 और 3 6 8 लेटर है। बेटा ये 8 लेटर है, ये 7 लेटर है तो ऐसा कैसे काम चलेगा? ठीक है, यहाँ पे टोटल 8 लेटर है, 8 यूज होने चाहिए। ए यूज हो गया, एन यूज हो गया, टी यूज हो गया, है ना, आई यूज हो गया, क्यू यूज हो गया, ई। लेकिन ओ का यूज किया तुमने एंटिक में, एंटिक में ओ तो यूज ही नहीं किया तुमने। आपको सारे लेटर्स का यूज करना है एक एक बार, सारे लेटर्स का। ठीक है, आपको हर एक लेटर का यूज करना है एक एक बार, हर लेटर एक एक बार आना चाहिए। यानी कि इन्हीं लेटर्स की हेराफेरी आपको करनी है। पोजीशन बेस्ड कोडिंग थी ना, पोजीशन बेस्ड कोडिंग, बस वही समझ लो। तो आंसर क्या आ गया? ई का प्लेस कितना है? 7, तो हमारा ऑप्शन बेटा 7 से शुरू होगा। क्यू का प्लेस कितना है? 5, तो 7 के बाद 5 आएगा, तो वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिसमें 7 के बाद 5 है। तो वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिसमें 7 के बाद 5 है। चलिए सोचो इन लेटर्स का यूज करके कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बना सकते हैं। हाँ जी, ध्यान से देखो, मैं थोड़ा पानी पी लूं है। पता ही नहीं चलता आपकी क्लास में तो 1 सवा घंटा नॉन स्टॉप बोलने में ही निकल जाता है। चलो सोचो मीनिंगफुल वर्ड। हाँ जी, तो भाई साहब इस बार जो मीनिंगफुल वर्ड बनेगा वो बनेगा वेरिएशन। बहुत सारे बच्चों ने इस मीनिंगफुल वर्ड को बनाया, वेरिएशन को। वी का प्लेस कितना है? वी का प्लेस 4 है। ए का प्लेस कितना है? ए का प्लेस 5 और 6 है, तो 4 के बाद 5 या 6 आएगा। आर का प्लेस कितना है? 8 है, तो हमारा वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिस ऑप्शन में 4 के बाद 5 6 और फिर 8 आ जाए। 4 से तो हमारा ऑप्शन स्टार्ट होगा, इसके बाद 5 और 6 में से कोई एक आएगा, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब बताओ कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनेगा। हाँ जी, अगर मैं इन लेटर्स का यूज करूं तो सर, अगर आप इन लेटर्स का यूज कर रहे हैं, अगर आप इन लेटर्स का यूज कर रहे हैं, कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनेगा? जल्दी से बताओ लिखकर।
सबसे पहले इस बार आंसर दिया है सूरज ने, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको मिलता है 51,000 रुपए का उधार इनाम। सेकंड पोजीशन पर है कुलदीप 31,000 रुपए के साथ। थर्ड पोजीशन पर तो अब 500 कमेंट आ गए एक साथ ही। नेहा, महेश, हंसराज, कामरान, शिवांगी, राम, आवेद, नेहा, कुलदीप, पवन, रवि, अजय, आनंद, सूरज, दीपिका, आंचल, निश्चल, राहुल, इंद्रदेव, मनीष, उज्ज्वला, पूलापल्ली, कोमल, प्रियांशु, श्वेता, आवेद। चलिए बहुत बढ़िया। स्ट्रेंजर, तो इस बार जो मीनिंगफुल वर्ड बनेगा हमारा वो बनेगा स्ट्रेंजर। बेटा एस का प्लेस कितना है? एस का प्लेस 7 है, 7 है। टी का प्लेस कितना है? टी का प्लेस 5 है, 5 है। तो हमारा ऑप्शन 7-5 से स्टार्ट होगा। 7-5 से एक ही ऑप्शन स्टार्टेड एस इज बी ऑप्शन। बताओ इन लेटर्स का यूज करके कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनेगा? हाँ जी, इन लेटर्स का यूज करके कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनेगा? जल्दी से बताओ फटाफट से। पहला देखो, पहला जो सही आता है ना कमेंट वो तो मुझे दिख जाता है, उसके बाद तो फिर एक साथ ही 500 कमेंट आ जाते हैं। इस बार जो मीनिंगफुल वर्ड बनेगा वो बनेगा बहुत बढ़िया। हंसराज ने सबसे पहले बाजी मारी है, फिर संजना है, शिवांगी है, आनंद, नेहा, विकी, नम्रता, राम, आवेद, उज्जवल, चेतन, रवि, सोनाली। बहुत बढ़िया। इस बार जो मीनिंगफुल वर्ड बनेगा वो बनेगा प्रिजन। कौन सा बनेगा? प्रिजन। पी का प्लेस कितना है? 4। आर का प्लेस कितना है? 2। ठीक है, 4-2 से हमारा ऑप्शन स्टार्ट होगा। 4-2 से एक ही ऑप्शन स्टार्ट है, ऑप्शन बी। 4-2 से एक ही ऑप्शन स्टार्ट है, ऑप्शन बी। हाँ जी, अब बताओ इन लेटर्स का यूज करके कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनेगा? जल्दी से। सबसे पहले आंसर दिया है नेहा ने, फिर जितेंद्र ने, कीर्ति, प्रवीण, अंजलि, राम, अनमोल, कुलदीप। बहुत बढ़िया। लेकिन आप लोग एक चीज भूल गए बेटा, जो आप लोग स्टैब्लिश बता रहे हो बहुत बढ़िया, लेकिन बेटा स्टैब्लिश दो होते हैं। एक तो होता है जो ई से स्टार्ट होता है, एक होता है जो विदाउट ई होता है। तो यहाँ पर जो स्टैब्लिश है वो विदाउट ई वाला है, यहाँ पर ई का यूज नहीं है देखो कहीं भी। तो एस का प्लेस कितना है? एस का प्लेस 1 और 6 है, तो हमारा ऑप्शन 1 और 6 से स्टार्ट होगा, है ना। 8 से स्टार्ट नहीं हो सकता, 2 से स्टार्ट नहीं हो सकता। टी का प्लेस कितना है? टी का प्लेस 5 है, तो बेटा 1-6 के बाद 5 आएगा, 5, 8 नहीं आ सकता। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अच्छा, ये क्वेश्चन है सीजीएल मेंस का। सीजीएल मेंस 2022 इस साल का ही क्वेश्चन है। ये 2 मार्च की शिफ्ट में आया है बेटा क्वेश्चन। 2 मार्च 2023 को जो पेपर हुआ था, ये सीजीएल मेंस 2022 का क्वेश्चन है। बताओ एक मीनिंगफुल वर्ड बनेगा, वो मीनिंगफुल वर्ड आपको बताना है इन लेटर्स का यूज करके। हालांकि जब ये लेटर्स इस तरह से लिखे थे तो मीनिंगफुल वर्ड बनाना थोड़ा सा आसान था, लेकिन इस बार जब क्वेश्चन पूछा गया तो इस पैटर्न से पूछा गया। अब यहां पर मीनिंगफुल वर्ड बनाना हमारी आंखों में जच नहीं रहा, लेकिन फिर भी सबसे पहले आंसर दिया है संजीवनी ने। संजीवनी के बाद आंसर आया है अमर, अमर का। फिर तो बहुत सारे बच्चे हैं, सोनाली, राज, पल्लवी, चोकर, मोंटू, योगेश, योगेंद्री, रवि, लाल, बाबू, नेहा। बहुत बढ़िया, शाबाश। कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनेगा सर? अब की बार जो मीनिंगफुल वर्ड बनेगा वो है स्टूडेंट, है ना। स्टूडेंट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग इसलिए क्योंकि इस बार सीजीएल में इस तरीके से लिख दिया, E = 1, N = 2, T = 3, तो थोड़े से कंफ्यूज हो गए बच्चे इस बार। तो S का प्लेस कितना है बेटा? S का प्लेस है 4। T का प्लेस कितना है? T सर तीसरा भी है, T सर 5वां भी है, तो T का नंबर 3 या 5 दोनों हो सकता है। तो 4 के बाद या तो 3 आएगा या 5। 4 से शुरू होगा बेटा, 4 के बाद 3 आएगा, फिर 3 के बाद पक्का 7 आएगा, फिर सीधा चौथा लेटर चेक करो, चौथा लेटर D। D का प्लेस कितना है? 6, यानी कि 6 आएगा। चौथा लेटर क्या आएगा? चौथा लेटर 6 आएगा, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, है ना। हाँ जी, ये भी सीजीएल मेंस का ही क्वेश्चन है। बताओ
ये भी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है ना। कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनेगा इन लेटर्स का यूज करके। अगर आपको बेटा मीनिंगफुल वर्ड नहीं समझ आ रहा तब आप इंडिविजुअल लेटर का इंडिविजुअल ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। आप ऑप्शन ए को चेक कर सकते हैं, ऑप्शन बी को चेक कर सकते हैं। बताओ क्या मीनिंगफुल वर्ड बनेगा। हाँ जी सर, यहाँ पे जो मीनिंगफुल वर्ड है वो है पेंसिल। कौन सा मीनिंगफुल वर्ड है, पेंसिल। पी का प्लेस कितना है, 2। ई का प्लेस कितना है, ई का प्लेस है 4। तो बेटा 2 4 से ऑप्शन शुरू होगा। और एन का प्लेस कितना है, 6। 2 4 6 से शुरू होगा। और सी का प्लेस कितना है, 3। 2 4 6 3, 2 4 6 3। और फिर पेंसिल पूरा ही लिखवा दिया इस बार तो इसने ऑप्शन ने। 2 4 6 3 5 1, 2 4 6 3 5 1, 2 4 6 3 5 1 पेंसिल। ठीक है जी। हाँ जी, ये भी सीजीएल मेंस का ही क्वेश्चन है तुम्हारा, ये भी सीजीएल मेंस का ही क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ जी, जो अभी मार्च में पेपर हुआ, ये सारे क्वेश्चन मेंस वाली ऐड कर दिए मैंने। अब बताओ इन लेटर्स का यूज करके कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनेगा। अब देखते हैं सबसे पहले कौन बताएगा वो मीनिंगफुल वर्ड। हाँ सर, ये मेरे एग्जाम का फर्स्ट क्वेश्चन था। हाँ मैंने बोला ना मेंस का क्वेश्चन है। चलिए फटाफट से। अरे वाह, श्वेता ने सबसे पहले बाजी मारी है इस बार। श्वेता के बाद है राज, नाम तो सुना ही होगा। फिर है विनय, सोनम, रवि, रघुराज, अमृता, लाल बाबू, नेहा, अनमोल, रघुराज, सोनू, विवेरे। बहुत बढ़िया। इस बार जो मीनिंगफुल वर्ड बनेगा डेट इज पजल। कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनेगा, पजल बनेगा। पी का प्लेस कितना है, 4, 4 लिख दिया। यू का प्लेस कितना है, 5, 5 लिख दिया, है ना। जेड का प्लेस कितना है, सर जेड का प्लेस 2 भी है 6 भी है। तो 4 5 के बाद है ना, या तो 2 आएगा या 6 आएगा। 4 5 के बाद 1 नहीं आ सकता। 4 5 के बाद या तो 2 होगा या 6 होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये भी सीजीएल मेंस का ही क्वेश्चन है तुम्हारा, समझ रहे हो। ये भी मेंस का ही क्वेश्चन है। हाँ जी, अब बताओ इन लेटर्स का यूज करके कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनेगा। सोचो। हिंट आप ऑप्शन से भी ले सकते हो। अच्छा, आप क्वेश्चन को एक काम और कर सकते हो, आप इंडिविजुअल ऑप्शन की मदद ले सकते हो। पता है कैसे, जैसे यहाँ पे 4 1 लिखा है, तो 4 क्या है, सी, 1 क्या है, आर। तो सोचो सी आर से कुछ बनेगा। 4 3 लिखा है, 4 3। सी ए से कुछ बनेगा, सोचो 7 2। 7 2 क्या है, 7 2। यानी कि वीई से कुछ बनेगा, वीई से। और 4 1 क्या है, सी आर। सोचो सी आर से कुछ बनेगा, यहां पर है सी आर से, वीई से, सी ए से कुछ बनेगा। अरे यार तुम्हारे कमेंट्स ही बंद हो गए। 6:15 टाइम अप है, क्यों भाई। तो यहां पर जो मीनिंगफुल वर्ड बनेगा वो बनेगा क्रिएटिव। क्रिएटिव हमने लिखा क्रिएटिव। हम ऐसे भी मदद ले सकते हैं पूरा ऑप्शन लिखने की जगह। सी का प्लेस कितना है, 4। आर का प्लेस कितना है, 1। ठीक है, ई का प्लेस कितना है, ई 2 भी है, ई 8 भी है, 2 भी है और 8 भी है, 8 और 2। ए का प्लेस कितना है, 3 है। टी का प्लेस कितना है, 5 है। तो 4 1 2, 4 1 2 3 5, 3 5। आई का प्लेस कितना है, 6 है, 6। और वी का प्लेस कितना है, 7 है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अच्छा, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शिट यार, ये क्या कर दिया, इनकी हिंदी थी, हिंदी कहां गायब कर दी बच्चे ने। ये क्वेश्चन है बेटा, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स। इन शब्दों को लॉजिकल सीक्वेंस में रीअरेंज करना है। किस में रीअरेंज करना है, लॉजिकल सीक्वेंस में रीअरेंज करना है। एक मीनिंगफुल वर्ड बनेगा, उस सीक्वेंस में इनको रीअरेंज करना है। ठीक है, इनको लॉजिकल सीक्वेंस में क्या करना है, रीअरेंज करना है हमें। ठीक है, जैसे ये है घर, इसकी हिंदी में लिख देता हूं घर। अब ये क्वेश्चन थोड़ी सी ना जनरल नॉलेज पे बेस्ड है। घर, कमरा, जिला, घर, कमरा, जिला, सड़क,
घर, कमरा, जिला, सड़क और कस्बा। घर, कमरा, जिला, सड़क और कस्बा। ठीक है, घर, कमरा, जिला, सड़क और कस्बा। ठीक है जी। एक मीनिंगफुल वर्ड में रीअरेंज करना है, एक लॉजिकल ऑर्डर में इन शब्दों को रीअरेंज करना है, लॉजिकल ऑर्डर में। तो जब मैं इन वर्ड्स को ध्यान से देखूंगा तो भाई साहब सबसे पहले क्या आएगा? सर सबसे पहले क्या आएगा? हाँ सर, सबसे पहले ऑब्वियस सी बात है कमरा आएगा। कमरा कहाँ होता है? सर कमरा घर के अंदर होता है। और घर कहाँ होता है? सर घर सड़क पे बनाया जाता है, सड़क के किनारे। और सड़क कहाँ है? कमरा घर में, घर सड़क पे, सड़क कस्बा। और कस्बा कहाँ है? कस्बा है जिला के अंदर। कस्बा है जिला के अंदर। तो कमरा का नंबर कितना है? 3। घर का नंबर कितना है? 1। सड़क का नंबर कितना है? 2। कस्बे का नंबर कितना है? 4। और जिला का नंबर कितना है? 5। तो 31245, 31245 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 31245 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा, ये है डॉक्टर, है ना, डॉक्टर। ये है बुखार, ये है बुखार। ठीक है, और ये है दवाई, है, ये है दवाई। और ये है मेडिकल शॉप, दवा घर। ये है दवा घर। ठीक है, ये है दवा घर। तो डॉक्टर, बुखार, दवाई, दवा घर। तो पहले क्या होगा? सर पहले हमें बुखार आएगा। जैसी बुखार आएगा हम तुरंत डॉक्टर के पास भागेंगे। और डॉक्टर क्या देगा? डॉक्टर, डॉक्टर देखो, जैसे ही बुखार आएगा हम डॉक्टर के पास भागेंगे, है ना। और डॉक्टर हमें कहाँ भेज देगा? मेडिकल शॉप पर। डॉक्टर हमें मेडिकल शॉप पे भेज देगा दवाई लेने के लिए कि जाओ भैया मेडिसिन ले लो। तो बुखार, डॉक्टर, मेडिकल शॉप, मेडिसिन। ठीक है। पल्प यानी कि लुगदी, पल्प यानी कि लुगदी। पेपर यानी कि कागज, है ना। पब्लिश यानी कि प्रकाशन। प्रिंट यानी कि प्रकाशित। और परचेस यानी कि खरीद। परचेस यानी कि खरीद। थोड़ी सी नहीं नहीं नहीं, प्रकाशन और प्रकाशित में हमने गड़बड़ कर दी। प्रिंट और पब्लिश, प्रिंट माने छापना, और ये कर दो प्रकाशन या प्रकाशित। हाँ जी। तो आप लोग जानते हैं कि पल्प लुगदी क्या है? अच्छा, आप लोगों के ऑप्शंस चालू हो गए, कमेंट्स, बहुत बढ़िया। चलो, आप लोग जानते हैं कि पल्प डेट इज लुगदी क्या होती है? लुगदी वो होती है जिससे कागज बनाया जाता है। एक गुदा टाइप होता है पल्प, लुगदी, है ना, जिससे हम कागज तैयार करते हैं। लकड़ी का होता है वो, लकड़ी का, है ना, लकड़ी का बुरादा टाइप होता है जिससे हम कागज तैयार करते हैं। तो पहले पल्प होता है, लुगदी। और पल्प से क्या बनता है? पल्प से पेपर बनता है। पल्प से पेपर बनेगा। पल्प से पेपर बनेगा तो 1 के बाद 3 आएगा। 1 के बाद 3 आएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पेपर, पेपर की होगी प्रिंटिंग, प्रिंटिंग होगा पब्लिश, पब्लिश होगी फिर परचेस, है ना। पहले कागज बनेगा, फिर छपेगा, फिर प्रकाशित होगा, फिर उसकी खरीद होगी। ठीक है, चलिए साहब। सीड यानी कि बीज, सीड यानी कि बीज। प्लांट यानी कि पौधा, प्लांट यानी कि पौधा। फ्रूट यानी कि फल, फ्रूट यानी कि फल। और फूड यानी कि भोजन, फूड यानी कि भोजन। बीज, पौधा, फल, भोजन, है ना। बीज, पौधा, फल, भोजन। ठीक है जी। अच्छा, अब जरा ध्यान दो, पहले क्या आएगा? सर पहले बीज आएगा, बीज। और बीज से क्या बनेगा? सर बीज से बनेगा पौधा, है ना। पौधे, पौधे में क्या निकलेंगे? पौधे में फल निकलेगा, और फल बनेगा हमारा भोजन। यही तो लॉजिकल सीक्वेंस है इन वर्ड्स का। बीज का नंबर है 1, पौधा का नंबर है 3, फल का नंबर है 2, और भोजन का नंबर है 4। 1324, 1324 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए, लकड़ी, हाँ जी, लकड़ी, लकड़ी, कारखाना, छपाई, किताब, कागज। लकड़ी, कारखाना, छपाई, किताब, कागज। तो भैया सबसे पहले क्या लोगे? सबसे पहले लकड़ी लेंगे,
हाँ जी, सबसे पहले लकड़ी लेंगे, लकड़ी को कहाँ भेजेंगे? कारखाने में भेजेंगे। लकड़ी को कहाँ भेजेंगे? कारखाने में भेजेंगे। कारखाने में क्या बनेगा? कारखाने में बनेगा कागज। कारखाने में क्या तैयार होगा? कागज तैयार होगा। 134, 134 का कौन सा ऑप्शन है ना? कागज की छपाई होगी फिर किताब बन जाएगी। कागज की छपाई होगी फिर किताब बन जाएगी। कागज की छपाई होगी फिर किताब बन जाएगी। हाँ जी, विंडोज। यानी बस बेटा दो दो क्वेश्चन और रह गए। खिड़की, दीवार, फर्श, फर्श, नींव, छत, कमरा। हम्म। हाँ जी, पहले क्या होगा? पहले खिड़की है, दीवार है, फर्श है, नींव है, छत है या कमरा है? ये बताओ सर। सबसे पहले खिड़की, दीवार, फर्श, नींव, छत या कमरा? फटाफट से। सर ऑब्वियसली बात है, सबसे पहले नींव खुदती है। आपको पता है ना, जब घर बनता है तो सबसे पहले नींव डलती है। और जब नींव डलती है, करंट आ गया भाई हमारे बोर्ड में है। जब नींव डलती है तो नींव पे क्या खड़ी होती है? नींव पे दीवार खड़ी होती है। बोर्ड भी बुरा मान गया, कितनी देर पढ़ाओगे? सुबह 8 बजे से मुझे चालू किया हुआ है। जब नींव खुदती है तो फिर दीवार खड़ी होती है नींव पर, है क्यों भाई? और फिर दीवार में निकाली जाती हैं खिड़कियां। दीवार में निकाली जाती हैं खिड़कियां। दीवार में निकाली जाती हैं खिड़कियां। 4-1, 4-1 का कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी। फिर खिड़कियों के बाद डाली जाती है छत। छत के बाद डाला जाता है फर्श। सबसे लास्ट में फर्श डलता है और फिर कमरा बन के आखिर में तैयार होगा। फिर कमरा बन के आखिर में तैयार हो जाएगा। चलिए साहब, चलो बस 2-3 क्वेश्चन और हैं, जल्दी से निपटा दो, है ना? पुलिस, पुलिस, पनिशमेंट यानी कि सजा, और अपराध, न्याय, फैसला। सर सबसे पहले क्या होगा, है ना? सबसे पहले क्या होगा? बस बेटा 2 मिनट और दे दो मेरे को, है? सबसे पहले क्या होगा सर? सबसे पहले अपराध होगा। सबसे पहले अपराध होगा। अपराध होते ही पुलिस आ जाएगी। अपराध होते ही पुलिस आ जाएगी और पुलिस तुरंत हमें पकड़ के कोर्ट ले जाएगी। हालांकि पुलिस पकड़ के कोर्ट नहीं ले जाती है, तुड़ाई करने ले जाती है। और कोर्ट में फैसला सुनाया जाएगा। फैसला हो जाएगा सजाए मौत ठीक है, फैसला होगा सजाए मौत। 3-1-4-5-2। चलिए नेक्स्ट बेटा। अच्छा, अब हालांकि इसकी अगर मैं हिंदी लिखता तो हिंदी से आप ये समझ जाते। अब इसकी हिंदी तो एग्जैक्टली मुझे खुद ढंग से नहीं पता, लेकिन जब मैं क्लास पीएनजी अपलोड कर दूंगा तो इसकी हिंदी में लिख दूंगा। क्योंकि इनको शिशु अवस्था, शैशा अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, जैसे इसको किशोरावस्था कहते हैं, इसको शिशु अवस्था कहते हैं, इसको बाल्यावस्था कहते हैं। ये बचपन हो गया, इस तरह का है। ठीक है, ये शायद शिशु अवस्था है, शिशु अवस्था, और ये शायद किशोरावस्था है, किशोरावस्था, और ये बचपन है, और ये शायद बाल्यावस्था है, बाल्यावस्था। ऐसी कुछ हिंदी है। और बेबीहुड को किशु बाल्या, ऐसी कुछ है इसकी, मैं लिख दूंगा इसकी हिंदी। ठीक है, लेकिन हमें पता है सबसे पहले इन्फेंट आता है। इन्फेंट का मतलब होता है छोटा बेबी, क्यूट बेबी, है ना? 0 to 3 months, 0 to 6 month, जब छोटा सा बच्चा होता है इन्फेंट। इन्फेंट के बाद आता है बेबीहुड। बेबीहुड कह देते हैं 1-2 साल के बच्चे को, है नन्ना सा मुन्ना बच्चा हो, 1-2 साल का हो, 6 से, मतलब 0 to 6 month आ गया, 0 to लगभग 6 month आ गया इन्फेंट। ठीक है, और लगभग हम मान सकते हैं
6 मंथ टू 6 मंथ टू 1 ईयर मान लो, या 2 इयर्स मान लो, ये बेबीहुड आ गया। और फिर आ गया 1 ईयर टू 1 ईयर टू पहले आ जाएगा 351 1 ईयर टू 5 इयर्स तक मान लो बचपन आ गया, है ना। तो 351 कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये। और फिर इसको मान सकते हैं 5 इयर्स से 13 इयर्स तक, या जो भी है। और उसके बाद लास्ट में आ जाएगा एडल्टहुड, है ना। हाँ जी, बस ये लास्ट क्वेश्चन है ना। चलिए, ईयरली, फोर्टनाइट, मंथली, डेली और वीकली। सर हम जानते हैं डेली का मतलब 1 दिन होता है, वीकली का मतलब 7 दिन, मंथली का मतलब 30 दिन, फोर्टनाइट का मतलब 15 दिन, इसका मतलब 365 दिन। तो सबसे पहले 4 आ जाएगा। 4 वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी। 4 वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी। 4 5 2 3 1। और इसी के साथ आज की सेवा हुई समाप्त। फाइनली 8 चैप्टर हम पढ़ चुके हैं रीजनिंग के, है ना। हाँ जी, चलिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कल नया दिन, नई शुरुआत, नया चैप्टर शुरू होगा एक, ठीक है। लव यू ऑल, टेक केयर, गुड बाय।